मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप सब लोग हिंदी विषय पढ़ने आए हैं और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने आया हूं। आप सब लोग मेरी पिछले वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे और आगे मैं क्रमवार हिंदी विषय पर अपनी वीडियो डाल रहा हूं और एक हिंदी का एक बेहतर कंटेंट जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, जो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, जो आपके यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट और यश टेट और झारखंड टेट, कोई भी टेट एग्जाम जो शिक्षक भर्ती लिए परीक्षाएं आती हैं उनमें आपकी हिंदी का पूरा सिलेबस कराने का जो जिम्मा हमने लिया है उसका पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ मैं कर रहा हूं। बस आप लोगों का साथ और आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें हौसला अफजाई करता है, हमें उत्साह देता है और हमें अपना और बेहतर करने का संबल देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे थे अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको विराम चिन्ह का सूक्ष्म विश्लेषण, सटीक व्याख्या दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए। उससे आगे ही हम आज चलेंगे और मैंने आपको 10 विराम चिन्ह बता दिए थे। तो विराम चिन्ह किसे देते हैं? तो विराम का मतलब क्या होता है? विश्राम, रुकावट या ठहराव। जब हम भाषा को बोलते समय कभी रुकते हैं, विश्राम लेते हैं, तो लिखित भाषा में, मौखिक भाषा में तो हम समझ जाते हैं, लेकिन लिखित भाषा में कैसे उन्हें अभिव्यक्त करें, कैसे उन्हें लिखें, उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम क्या करें, हम विराम चिन्हों का प्रयोग करें जिससे भाषा हमारी परिष्कृत हो, परिमार्जित हो सके। तो चलिए हम आगे आज विराम चिन्हों का विश्लेषण करते हैं और एक विराम चिन्हों का आपके मस्तिष्क में पूरा उतारने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मुझे कोई चीज रटानी नहीं है। ये मैंने पहले ही वादा कर दिया कि मैं कोई चीज रटाने नहीं आया हूं, मैं चीजों को समझाने आया हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से वहां कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं रटी हुई चीज हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई भी यदि समझी हुई चीज है तो वो जीवन पर्यंत हम नहीं भूलते हैं। तो चलिए आज वही कोशिश है हमारी। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह हम बता चुके हैं विराम चिन्ह कितने होते हैं। तो विराम चिन्ह 20, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी ने कितने बताए? कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह, गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई? 20। कामता प्रसाद गुरु तो क्या कहा जाता है? तो ये बहुत बड़े व्याकरण थे और इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, पाणिनि कहा जाता है। तो ये बात हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन हमने बताया था कि अल्प विराम क्या होते हैं। अल्प विराम थोड़ा बता देते हैं। अल्प विराम का मतलब होता है जहां हम बोलते समय थोड़ा विराम लेते हैं। जैसे जाति, समान जाति शब्दों के साथ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश, सुरेश, मोहन तथा सीता बाजार गई थी। तो यहां पर हमने रुत कर क्या किया? जैसे हमने कहा रुको मत जाओ, तो आप समझ सकते हैं रुको मत जाओ। और यहां पर जो ये विराम लगा है ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। तो अल्प विराम का क्या होता है? ये होता है अर्ध विराम। अर्ध विराम, जहां अल्प विराम से ज्यादा समय लगता है वो अर्ध विराम कहलाता है। तो अर्ध विराम का साइन क्या होता है? ए होता है। उसके बाद होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो कहते हैं जब हम किसी बात तक पूरा कर देते हैं, उसके बाद जो विराम चिन्ह लगाया जाता है वो पूर्ण विराम होता है। अपूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है? तो अपूर्ण विराम का चिन्ह ए होता है। उसके बाद हमने बताया था लाघव चिन्ह क्या होता है? संक्षिप्तता प्रदर्शित करने के लिए। लाघव चिन्ह में हम शून्यता बना देते हैं। जैसे हम लिखते हैं MBBS या डॉक्टर से आधे हम जैसे कर देते हैं। लाघव चिन्ह में क्या होता है? लाघव चिन्ह में जैसे हमने डॉक्टर लिखा और एक साइन लगा दिया तो हमारे लाघव चिन्ह हो गए। तो हमारा हो गया अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के बाद हमने बताया था कि विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह में क्या था? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह में एक साइन था। तो हमारे कितने हो जाए? 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे।
सातवां हमारा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह हम सब जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद हमारा आता है अवतरण। अवतरण मतलब होता है अवतार लेना, प्रकट करना। तो हम क्या करते हैं, किसी की भाषा को ज्यों त्यों प्रकट करते हैं, वो अवतरण चिन्ह कहलाता है। और उसके बाद जो साइन लगा देते हैं अवतरण चिन्ह कहलाते हैं। उसके बाद हमने बताया था कोष्टक चिन्ह। कोष्टक क्या होते हैं? तो कोष्टक चिन्ह, तो कोष्टक चिन्ह क्या होते हैं? ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें क्या होता है कि इसमें भाव स्पष्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कि भाषा का भाव, जैसे कोई चीज होती है और हमने उसे लिखा और उसका हमें भाव स्पष्ट करना है और वो हमें पढ़ते समय बोलना नहीं है, तो हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 10वां था हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है? तो योजक चिन्ह हमारा समास में प्रयोग होता है। समास में प्रयोग होता है। कौन से? द्वंद्व समास में। कहाँ पर? तो द्वंद्व समास में इसका प्रयोग होता है। कौन से? द्वंद्व समास में इसका प्रयोग होता है। और उसके बाद जैसे हम, इसका सिंपल है पिता, माता, भाई बहन, भाई बहन, बहन, मामा, मामी आदि। जिस तरीके से जो बीच में इनके चिन्ह लगाते हैं वो योजक चिन्ह कहलाता है, जैसे दिन, रात आदि। तो आगे हम सब पढ़ा चुके थे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सब हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले विवरण चिन्ह 11th, जिसे कहते हैं 11वां, और विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का मतलब क्या होता है कि कोई सूचना या कोई निर्देश देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? विवरण चिन्ह कहलाता है। कोई सूचना, कोई सूचना, सूचना या निर्देश देने हेतु, निर्देश देने हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, देने हेतु, हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिस चिन्ह, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, करते हैं, वह क्या कहलाता है? विवरण चिन्ह कहलाता है। इसका साइन कैसा होता है? ऐसा। जैसे हम कभी लिखते हैं कि संध्या, संध्या 5 प्रकार की है। संध्याएं 5 प्रकार की हैं, 5 प्रकार की हैं, हैं जो निम्न है, जो निम्न, निम्न है, जो निम्न है। तो इस प्रकार से जो हम साइन लगा देते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विवरण चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञाएं 5 प्रकार की हैं, जो निम्न है वो क्या कहलाती है, और यहाँ पर जो साइन लगा दिया वो क्या कहलाता है? विवरण चिन्ह कहलाता है। संज्ञाएं 5 प्रकार की हैं। और यहाँ पर जो हमने ई चिन्ह लगा दिया, इसका हम आगे बताएंगे, ये कहलाते हैं हमारे तुटिबोधक या हंस पद चिन्ह कहलाता है। तो आप समझ चुके हो विवरण चिन्ह किसे देते हैं? तो सूचना या निर्देश देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो विवरण चिन्ह कहलाता है। जैसे तो मोस्टली हम लिखते हैं उदाहरण। क्या लिखते हैं? उदाहरण। उदाहरण के बाद ये जो चिन्ह लगाया जाता है ये क्या कहलाता है? विवरण चिन्ह कहलाता है। क्योंकि तो उदाहरण में हम उसके बाद उसका विवरण स्पष्ट करते हैं या निर्देश देते हैं। तो इसी क्रम में 11वां हमारा विराम चिन्ह हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं अपने 11th स्टेप पर, जो 12वां है, और मैं आपको पूरे के पूरे सारे विराम चिन्ह समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं 12वां मेरा कौन सा है? चिन्ह निर्देशक, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। इसे दूसरा नाम या संयोजक चिन्ह, संयोजक, संयोजक, संयोजक चिन्ह भी कहते हैं।
ये क्या होता है, ये इसका जो साइन होता है इस तरीके से होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है, योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से इसका थोड़ा साइन बड़ा होता है इस तरीके से। तो उदाहरण के बाद इसका प्रयोग होता है, इसका उदाहरण के बाद इसका प्रयोग होता है। किसी चीज का जो विवरण देते हैं तो उस तरीके से वहां पर जीरो बना देते हैं। और निर्देशक चिन्ह में कहां पर प्रयोग होता है, तो निर्देशक चिन्ह में इसका उदाहरण के साथ प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं तो हम जो लाइन लिख देते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो उदाहरण। उदाहरण जब लिखते हैं उदाहरण, तो ये जो लाइन लिख देते हैं तो ये क्या कहलाती है, ये हमारी निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह कहलाती है। किसी भी शीर्षक को लिखते समय, शीर्षक को लिखते समय किसी भी शीर्षक, तो शीर्षक के बाद में जो चिन्ह लगाया जाता है, जैसे हमने लिखा प्रस्तावना इस तरीके से, शीर्षक वहां पे लिख दिया इस तरीके से, प्रश्न, और उसके बाद जो चिन्ह लगाया जाता है तो इसको क्या होता है, इसे संयोजक या निर्देश देने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, डैश कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं 13, जिसे कहते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में क्या होता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का मतलब होता है कि किसी बात तो लिखी हुई बात का दोबारा से सूचना देना। किसी पुनरुक्ति, ऐसे सीधे नहीं लिखते, पुनः उत्ति, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वाति पुनः उत्ति। अरे मतलब पुनः मीन्स बार, दोबारा, पुनः मीन्स दोबारा, और उत्ति मीन्स बोलना। आप तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझ जाएं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप तो पुनरुक्ति मीन्स जैसे किसी चीज को दोबारा जीवता त्यों लिखना वो क्या कहलाता है, तो वो पुनरुक्ति कहलाता है। पुनरुक्ति का मतलब होता है कि दोबारा उसी चीज को जीवता त्यों लिखना। और हम लोगों ने इसका खूब प्रयोग करा है, लेकिन हम इसका क्या करते हैं, नाम नहीं जानते हैं। तो आज हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को भूलने वाले नहीं हैं। जब हम इस तरीके से लिखते हैं और ये जो चिन्ह लगाया जाता है वो पुनरुक्ति सूचक का होता है। जैसे हमने लिख दिया कि रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर महान कवि हैं, उसके बाद हमने लिख लिया जयशंकर प्रसाद, और फिर हमने क्या दिया, महान कवि हैं। फिर हमने लिख दिया दुष्यंत या नागार्जुन महान कवि हैं, फिर डैश लगा दिया, महान कवि हैं। या फिर हमने लिख दिया कि दुष्यंत कुमार महान कवि हैं। फिर हमने लिख दिया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से जो हमें नीचे तक हमें दोबारा उस चीज को लिखना नहीं होता है और हम उसका बार बार क्या करते हैं, इन चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह किसे कहते हैं, निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं, तो आपके समझ में आ चुका होगा। रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह क्या होता है कि जब हम किसी बात को विशेष दिखाने का प्रयास करते हैं, किसी बात को विशेष तौर पर दिखाने का प्रयास करते हैं, उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं इस तरीके से, तो वहां पर क्या हो जाता है, ये रेखांकन जो कर दिया जाता है वो रेखांकन चिन्ह कहलाता है। तो मतलब किसी विशेष बात को स्पष्ट करने के लिए जो उसके नीचे लाइन खींची जाती है उसे रेखांकन चिन्ह कहते हैं। जैसे दशरथ ये रहने दो, जैसे हमने लिखा कि सीता बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। तो यहां पर बहुत अच्छा के नीचे जो लाइन खींच दी तो ये क्या हो गया, हमने एक विशेषता प्रदान कर दी
किसी बात को विशेष बनाने के लिए, मुख्य विचार को प्रकट करने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विशेषता प्रकट करने या मुख्य बात को स्पष्ट करने के लिए, मुख्य बात को स्पष्ट करने के लिए हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। त्रुटिबोधक चिन्ह या हंसपद चिन्ह तो ये कैसा होता है? इस तरीके से होता है। मतलब कोई बात लिखते समय अगर कोई बात बीच में छूट जाती है तो उससे जहां पर कोई बात छूटी है उसके ऊपर एक चिन्ह लगाने के बाद हम उसका ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। जैसे वाल्मीकि है। अब यहां पर छूट दिया वाल्मीकि हैं, क्या है पता ही नहीं चला, छूट दिया कवि, वाल्मीकि कवि हैं। या सीता राम की है, छूट दिया, हमें नहीं पता मित्र। तो जो चीज छूट जाती है उसे हंस पद चिन्ह लगाने के बाद, त्रुटिबोधक चिन्ह लगाने के बाद ज्यों त्यों लिख लेते हैं। तो हमारे 15 हो चुके हैं। रेखांकन चिन्ह किसे देते हैं? हंसपद चिन्ह किसे देते हैं? त्रुटिबोधक चिन्ह किसे देते हैं? तो रेखांकन चिन्ह क्या होता है? विशेषता प्रकट या किसी मुख्य बात को स्पष्ट करने के लिए जो शब्दों के नीचे रेखा खींच दी जाती है उसे रेखांकन चिन्ह कहते हैं। त्रुटिबोधक चिन्ह क्या होता है कि जब कोई बात लिखते समय हम किसी बात को मध्य में भूल जाते हैं तो त्रुटिबोधक चिन्ह लगाते हैं, उसके ऊपर लिख लेते हैं और वो त्रुटिबोधक चिन्ह उस बात की पूर्ति करता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। चिन्ह, पदलोप चिन्ह, यहां पे पदलोप चिन्ह। और उसके बाद 17 तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह। और 18 टीका सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह। और 20वां हमारा है समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। तो पदलोप चिन्ह का मतलब होता है कि जैसे कोई बात हम लिखते हैं तो यहां पर इस तरीके से पदलोप चिन्ह तो हमने लिख दिया कि मतलब क्या होता है, किसी बात को लिखने के बाद फिर हम बोले ना और डैश 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 पॉइंट लगाते चले जाएं तो वहां पर बोलना तो चाहते हैं बट क्या होता है कि हम उस बात को बोलना नहीं चाहते और लोग समझ जाते हैं। जैसे आज की बेरोजगारी की क्या ही कहें और डैश 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 आधे मतलब हमारे पास शब्द ही नहीं है, हम क्या कहें आज की बेरोजगारी, तो देखकर क्या आज की बेरोजगारी की क्या ही कहें। तो मतलब पदलोप का मतलब हम बोलना तो चाहते फिर बोल नहीं पाते और हम लिख देते हैं और इंसान समझ जाता है। तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है? तुल्यता सूचक होता है बराबर, मतलब दो लोगों के बारे में तुलना करने के लिए, दो चीजों व्यक्तियों आदि के बारे में तुलना करने हेतु तुलना करते जैसे राम बराबर श्याम, तो राम श्याम के बराबर है, राम बराबर श्याम।
तुल्यता सूचक में क्या होता है, दो चीजों की तुलना करने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, गणित में इसे इक्वल टू बोलते हैं। और पदलोप चिन्ह में क्या होता है कि हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन उससे आगे नहीं बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जब कहानी पढ़ते हैं या आप उपन्यास पढ़ते हैं या आप कोई भी यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं, यात्रा साहित्य पढ़ते हैं या कोई संस्मरण पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कभी बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन तभी पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आप समझ जाते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। इसी प्रकार पदलोप चिन्ह को आपके समझ में आ चुका होगा। तुल्यता सूचक क्या होता है, तो तुल्यता सूचक को हम आपस इक्वल टू बोलते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं टीका सूचक। टीका सूचक चिन्ह में क्या होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं इस तरीके से चिन्ह हो सकता है, ए हो सकता है, प्लस का हो सकता है, 1 लिखा हो सकता है, 2 लिखा हो सकता है, 3 लिखा हो सकता है, 4 लिखा होता है। हम देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद कहीं स्टार बना होता है, कहीं पर 1 लिखा होता है, कहीं पर प्लस का चिन्ह उसके ऊपर बना होता है, तो वहां पर लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि टीका सूचक है और इसकी पूरी व्याख्या पृष्ठ के नीचे ले हिस्से पर दी जाती है। तो आप लोग देखेंगे, आप लोग इंटर में पढ़ा होगा कि कोई व्याख्या दी जाती है और उसके बाद उस पर स्टार बना दिया जाता है, तो उसके नीचे लिख दिया जाता है कि यह व्याख्या किसने दी, तो यह व्याख्या सीधे पता चल जाता है किसने दी। जैसे हमने लिख दिया यहां पर करो या मरो, और हमने यहां पर ऐसे लिख दिया और यहां पर ये स्टार बना दिया। क्या दिया, स्टार बना दिया। और स्टार का मतलब हो गया कि सीधे, और फिर हमने नीचे स्टार बनाकर यहां लिख दिया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, गांधी। तो आप समझ चुके होंगे महात्मा गांधी ने ये जो स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट किसने दिया था, तो करो या मरो। तो मतलब इसका टीका कहाँ दिया गया, तो इसका टीका निचले हिस्से में पृष्ठ कर दिया जाता है और यहाँ पर ये स्टार जो बना होता है वही स्टार यहाँ पर आपको बना मिलेगा। उसके बाद होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से कर देते हैं, इस प्रकार से समाप्ति सूचक चिन्ह हम बना देते हैं। किसी चीज, किसी पुस्तक की समाप्ति पर या किसी अध्याय की समाप्ति पर या किसी पाठ की समाप्ति पर या किसी निबंध की समाप्ति पर या किसी एकांत की समाप्ति पर या किसी यात्रा साहित्य की समाप्ति पर या किसी काव्य खंड की साहित्य पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका समाप्ति सूचक, समाप्ति की सूचना देने वाला चिन्ह क्या कहलाता है, समाप्ति सूचक चिन्ह कहलाता है। टीका सूचक चिन्ह का मतलब क्या होता है, टीका में होता है व्याख्या, व्याख्या की सूचना देने वाला चिन्ह क्या कहलाता है, टीका सूचक चिन्ह कहलाता है। तुल्यता सूचक चिन्ह क्या कहलाता है, किसी की तुलना की सूचना करने, दो व्यक्तियों के मध्य तुलना करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो तुल्यता सूचक चिन्ह कहलाता है। पदलोप का होता है कि कोई चीज हम लिखना नहीं चाहते, पद लोप मतलब कि पूरे लोप कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है और हम उसके भाव को स्पष्ट कर लेते हैं, स्पष्ट समझ लेते हैं, वो पदलोप चिन्ह कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज तक इतना ही रखेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो तो कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो तो जितना अधिक हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि हिंदी का विकास हमारी मातृभाषा का विकास है, आप सबका विकास है। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा स्टडी प्ले चैनल जय हिंदी, बोलते रहिए क्योंकि हिंदी ही हमें उच्चतम स्तर पर ले जा सकती है, क्योंकि हिंदी का विकास हमारा सबका विकास है, हमारे देश का विकास है। क्योंकि अगर हम मातृभाषा का सम्मान करेंगे तो भाषा हमारी सम्मान करेगी। जय हिंदी।